गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के दूसरी इकाई का पाठ नंबर 5 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। ये हमारे आज के लेखक हैं सुनील शास्त्री जी। परिचय, इनका जन्म हुआ है 1950। परिचय, सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि है। सामाजिक आर्थिक लगाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। यानी आज हम लाल बहादुर शास्त्री के बेटे द्वारा लिखित पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। और उनके बेटे का जन्म हुआ था 1950 को। गद्य संबंधी प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता का अर्थ होता है दूसरों के दुख में दुखी होने वाला, आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। यानी आज हम पढ़ेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री कैसे थे। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। अभाव यानी कि कमी। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वह उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसीलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। ये देखिए, माना जाता है लाल बहादुर शास्त्री उस समय उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। उस समय पुलिस मंत्री को गृह मंत्री भी कहा जाता था और लाल बहादुर शास्त्री जी के पास एक छोटी सी गाड़ी थी, जबकि लेखक ये सपना देखते थे कि काश मेरे पिताजी अगर एक गृह मंत्री हैं तो उनके पास एक आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहां जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवलेट। यह है इम्पाला शेवलेट गाड़ी। उसे देख देख बड़ा ही जी करता कि मौका मिले और उसे चलाओ। यानी जब भी लेखक इम्पाला गाड़ी को देखता था उसे लगता था कि काश काश मुझे मौका मिले तो मैं ये गाड़ी चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव का अर्थ होता है पर्सनल सेक्रेटरी, ने से कहा सहाय साहब। तो लाल बहादुर शास्त्री के पर्सनल सेक्रेटरी का नाम था सहाय साहब। उन्होंने कहा लेखक ने कि सहाय साहब जरा गाड़ी ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। तो लेखक ने सहाय साहब से कहा कि जो इम्पाला गाड़ी है प्लीज ड्राइवर से कहिए। मान के चलेंगे हमारा लेखक है और ये जो चित्र आप देख रहे हैं मान के चलेंगे ये सहाय साहब है। तो हमारे जो लेखक हैं इन्होंने सहाय साहब से कहा कि ड्राइवर से कहिए कि इम्पाला गाड़ी लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए, यानी कि घर की तरफ आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। ये मान के चलेंगे अनिल भैया है। तो अनिल भैया डर गए, उन्होंने कहा वो नहीं चलाएंगे। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं। तो लेखक ने ड्राइवर से चाबी लेकर गाड़ी चलानी शुरू की। बाजू में उनके भैया बैठ गए और ड्राइवर से उन्होंने कहा कि तुम यहीं घर पे हमारा इंतजार करो। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी। याद कर बदन में झुरझुरी आने लगती है। झुरझुरी का अर्थ होता है कंपन। यानी लेखक को बहुत ही खूबसूरत लगी ये गाड़ी। आप देख सकते हो कि मान के चलेंगे ये लेखक है और ये इम्पाला गाड़ी वो चला रहे, तो उनको काफी खुशी हो रही है। जिसके यहाँ खाना था वहां पहुंचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा। देर हो गई। याद आया बाबूजी घर आ गए होंगे। माना जाता है हम जब भी किसी के घर जाते हैं तो इस तरह सिर्फ खाने पर टूट नहीं पड़ते, पहले हम बातचीत करते हैं, उसके बाद खाते हैं, फिर थोड़ी बातचीत करते हैं। तो इस तरह की क्रिया करते करते लेखक को समय का अंदाजा नहीं रहा और लेट हो गया और उनको याद आया कि बाबूजी घर आ गए होंगे। वापस घर फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया। संतरी को हिदायत दी। संतरी यानी कि चौकीदार। यह सल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। ये देखिए अपना जो गेट था दरवाजा, तो फाटक यानी कि दरवाजा को कहा जाता है।
तो ये बड़ा सा जो गेट दिख रहा है ये फाटक है। लेखक ने फाटक के अंदर गाड़ी ना लेते हुए गाड़ी बाहर ही पार्क कर दिया, उतार दी, और उतर के दोनों भाई आए। ये है हमारा संतरी। संतरी को हिदायत दी कि भाई सैल्यूट वैल्यूट मत करो और आवाज होगी। फिर उन्होंने कहा कि दरवाजा खोल दीजिए, और अगर ये दरवाजा बंद करने पे आवाज हो तो ये दरवाजा बंद मत कीजिएगा, आज खुला छोड़ दीजिए, ताकि आवाज से पिताजी को कहीं कोई शक ना हो जाए। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी, और फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताजा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसे कहा उसने किया। दबे पैर किचन के दरवाजे से अंदर घुसे, जाते ही अम्मा मिली। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्यों कहा था सैल्यूट ना करे, ताकि आवाज ना हो। अब यहाँ बताया गया है कि वो दरवाजे के अंदर आते हैं, किचन के द्वारा घर के अंदर आ जाते हैं, और ये सोचकर कि अभी पिताजी सोए होंगे, अगर सुबह तक उनको बात पता चलती है तो फिर बात पुरानी हो जाती है। तो ये सोचकर लेखक दबे पैर किचन के दरवाजे से अंदर आया, लेकिन वहां उनको उनकी अम्मा मिल जाती हैं। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? ये उनकी अम्मा है किचन में जो थी। बोली, हाँ आ गए, पूछा था मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी या जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। यानी जैसे ही अम्मा ने कहा कि बाबूजी आ गए और तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने बता दिया, तो लेखक को अब इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पूछे कि भाई और आगे क्या हुई। सिर्फ लेखक ने अपनी अम्मा से कहा कि भाई थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ, सुबह तक किसी को मेरे कमरे में मत भेजिएगा। रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। ये देखिए इस तरह से दरवाजा खटखटाया 5:30 और पौने 6 बजे, यानी कि 5:30 और 5:45 के बीच में। नींद टूटी, मैंने बड़ी तेज आवाज में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। या सोच कर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। तो लेखक को लगा कि शायद कोई नौकर आया होगा चाय लेकर, इसलिए इसने तेज आवाज में उसने कहा कि भाई मुझे मत जगाओ, मैं रात को लेट आया हूं और अभी सोना चाहता हूं। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुझलाना का मतलब होता है चिढ़ना। जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बड़बड़ाता हुआ। दरवाजा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ ना सूझा, माफी मांगी, बेध्यानी में बात कह गया। बेध्यानी का मतलब होता है जल्दबाजी में। वह बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा ठीक है। ये देखिए जैसे लेखक ने दरवाजा खोला तो पता चला सामने बाबूजी खड़े हैं। अब लेखक ने बाबूजी से माफी मांगी कि उसने बदतमीजी से जोरदार आवाज में उनसे बातें कर ली थी। तो पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, साथ में चाय पिएंगे। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है। राम कहानी मतलब जो बीती हुई घटना थी कल रात की, वो वाली। पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया। तर्क का मतलब होता है कोई सवाल जवाब नहीं किया, ना कुछ जाहिर होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। यहाँ पर चाय पीते पीते लाल बहादुर शास्त्री ने लेखक और उनके भाई से पूछा कि अरे तुम लोग कहते हो कि भाई हम लोग रात को देर से आए, और तुम्हारी अम्मा कहती थी कि घर पे ही हो, कि क्या माजरा है? तब लेखक ने सच्चाई बताई कि कल रात वे लोग खाने के लिए बाहर गए थे दोस्तों के घर। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? तो लेखक के पिताजी के पास फिएट गाड़ी थी। ये है फिएट गाड़ी। कहना पड़ा हम इम्पाला शेवरेट लेकर गए थे। आखिरकार लेखक को बताना पड़ा कि वो फिएट गाड़ी नहीं, ये इम्पाला जो गाड़ी है वो लेकर गए थे। ओह, तो आप लोगों को भी बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। तो इस तरह उनके पिताजी को थोड़ा सा धक्का लगा कि अरे लेखक को पुरानी ना सही लेकिन बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग ना के बराबर करते थे।
वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। तो माना जाता है कि यह गाड़ी वो कभी अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज करते थे। जब कभी स्टेट गेस्ट का मतलब होता है दूसरे राज्य से आया हुआ मेहमान जब आते थे तब उनके लाने ले जाने के लिए गाड़ी वो निकालते थे। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाजत का है, अब हम उसका आए दिन उपयोग कर सकेंगे। तो लेखक को लगा कि शायद पिताजी नाराज नहीं है, तो अब इस गाड़ी का उपयोग हम लोग कर सकेंगे। और इसी तरह लेखक ने अपने भैया अनिल भैया की तरफ देखकर इशारा किया। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। तो लेखक से पिताजी ने चाय खत्म होने के बाद कहा कि जरा जो ड्राइवर है आप उसे बुला दीजिए, मुझे उससे कुछ काम है। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉगबुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल इतनी कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला 14 किलोमीटर। तो जब उन्होंने अपने ड्राइवर से पूछा कि ये जो इम्पाला गाड़ी है जो बच्चे कल रात को ले गए थे, कितना किलोमीटर बच्चों ने चलाई? तो उन्होंने आंसर क्या कहा कि 14 किलोमीटर गाड़ी चली है। उन्होंने हिदायत दी। हिदायत का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना या सूचना देना कि उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। निजी का मतलब होता है पर्सनल यूज। तो उन्होंने ड्राइवर से कहा कि एक काम कीजिए, लॉग बुक में ये लिखिए कि कल 14 किलोमीटर गाड़ी चली है, लेकिन किसी सरकारी काम से नहीं, हमारे पर्सनल यूज के लिए हमने ये चलाई है। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। फिर अम्मा आ गई। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। तो यहाँ पे अम्मा से कहा गया कि भाई सहाय साहब जो उनके पीए थे उनको बुलाया जाए, और कहा गया कि सहाय साहब से ये कहे कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो भी 14 किलोमीटर का पैसा बनता है वो हिसाब में जमा करवा दिया जाए। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहां रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर रात तक फूट फूट कर रोते रहे। फूट फूट कर रोना यानी कि बहुत ज्यादा रोना। यानी लेखक ने यहाँ ये बताया है कि जैसे ही पिताजी ने बताया अम्मा को कि सहाय साहब को बुलाकर 14 किलोमीटर के हिसाब से जो गाड़ी चली है 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से, यानी 60 इंटू आप 14 कर दीजिए, जो भी पैसा होता है वो सारे पैसे उन्होंने अम्मा से कहा कि आप सहाय साहब को दे दीजिए ताकि वो जमा कर दे। और ये सुनते ही लेखक और उनके भाई फूट फूट कर रोने लगे कि हमने ये क्या गलती कर डाली। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई हैं। सक्रिय राजनीति, सक्रिय मतलब करंट यानी जो चालू है। सरकारी पद पाने के बाद इसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में नहीं हो सकती। तो लेखक ने कहा कि मुझे सबक मिल गया है, आज मैं भी एक नेता बन गया हूँ पिताजी की तरह, लेकिन मैं भी अपने पिताजी की तरह कभी भी सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप ही सोचे, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं, वह छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। लेखक ने यहाँ कंप्लेन किया कि उनके बच्चे अब हो गए हैं, अब उनके बच्चे कंप्लेन करते हैं कि पिताजी आप सरकारी नौकरी करते हैं, एक नेता हैं, फिर हमें साइकिल से और बरसात में ऑटो से स्कूल क्यों भेजते हैं? यही दूसरे जो बच्चे हैं उनके पिताजी को जो सरकारी गाड़ी मिली है वो गाड़ी में बैठकर वो लोग आते हैं, तो हम आपके सरकारी गाड़ी में बैठकर स्कूल क्यों नहीं जाते? तो लेखक ने कहा कि बच्चे मेरे बहुत अभी छोटे हैं, मैं उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता कि दिल में क्या बात है। कलेजा का मतलब होता है दिल। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। तो लेखक कहता है जब कभी समय मिलता है मैं अपनी गाड़ी से उन्हें छोड़ देता हूँ। अपनी सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब जिक्र कर तनिक ताजा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः सजोना संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। झंझावत का मतलब होता है आंधी तूफान। ये देखिए,
लेखक कहता है मैं अपने बच्चे बहुत छोटे उन्हें समझा नहीं सकता, लेकिन जब कभी समय मिलता है मैं सरकारी गाड़ी से उन्हें छोड़ देता हूँ जब उस रास्ते से आता जाता हूँ। और साथ ही कहा है कि वो नहीं चाहते कि आज के इस माहौल में उनके बच्चे बिगड़े, इसीलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो वैल्यूज उनको मिले हैं वो अच्छी बातें वो अपने बच्चों के अंदर भी डाल सकें। याद कराते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वह पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वह अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते और मैं कैसा गर्व अनुभव करता। एक होड़ सी लग जाती, होड़ का मतलब होता है कंपटीशन, एक प्रतियोगिता सी लग जाना जो हम दोनों भाइयों में लगी रहती थी। किसे कितना काम दिया जाता और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफी बेतरतीब हो गई है। बेतरतीब का अर्थ होता है अव्यवस्थित, यानी कि उलट पलट हो गई है। तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। ये देखिए, दोनों भाई आपस में इस बात का इंतजार करते थे कि कब पिताजी किसको कौन सा काम दे, और पिताजी का काम करना दोनों ही भाइयों को अच्छा लगता था। एक दिन लेखक के पिता ने उन्हें बुलाया और कहा कि मेरी अलमारी कुछ इस तरह से अव्यवस्थित है, तुम मेरी अलमारी को व्यवस्थित कर दो और जो कमरा मेरा अव्यवस्थित है उसे भी ठीक कर दो। ये दोनों काम मिलते ही लेखक बहुत खुश हो गया। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वह मेरे कुर्ते कहाँ हैं? मैं बोला, वह कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था तो कोई वहां से, वह सब मैंने अम्मा को दे दिए। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। ये देखिए, लेखक ने अलमारी अच्छे से साफ कर दी। स्कूल से आने के बाद पिताजी ने उनको बुलाकर शाबाशी दी और पूछा कि भाई जो कुर्ते थे, कुछ कुर्ते मिल नहीं गए, कहाँ गए? तो लेखक ने बोला कि कुर्ते यहाँ वहां से फट गए थे तो मैंने अम्मा को दे दिया। फिर उन्होंने लेखक से पूछा कि ये कौन सा महीना चल रहा है? तो लेखक ने बताया कि अक्टूबर का अंतिम महीना। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूंगा ना। मैं देखता रह गया, क्या कह रहे हैं बाबूजी? वह कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं। ये देखिए, ये जो मैंने आपको दिखाया कुर्ता, ये खादी का कुर्ता है। तो पिताजी ने कहा, भले कुर्ता फट गया है, अब ठंडी का महीना आ रहा है तो कुर्ते के ऊपर मैं कोट या जैकेट पहन लूंगा, जिससे फटा हुआ जो भाग है वो दिखाई नहीं देगा। बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने। कहा जाता है खादी के जो कपड़े होते हैं उस समय जो बुनकर होते थे बहुत ही मेहनत से बुनते थे, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। तो पिताजी का मानना था कि खादी के कपड़ों को ऐसे ही फेंका नहीं जाता। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया, क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते, किफायत यानी किस तरह से बचत करते हैं। मैंने देखा था कि एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था कि इसके रुमाल बना दो। ये लेखक की अम्मा है। तो एक बार कुर्ता फट गया था तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी वाइफ को दिया और कहा कि जो भी फटा हुआ भाग है उसे निकाल दीजिए और बाकी बचे हुए कपड़े का आप रुमाल बना दीजिए। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वह अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लेखक को दिखाया है। देखिए, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का पहनावा था, लेखक भी आगे चलकर वैसा ही पहनावा अपनाते हैं। यानी जैसे पिता थे वैसे ही आगे चलकर उनके बेटे ने भी अपना पहनावा शुरू कर दिया पहनना। अम्मा बताती हैं, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने मिले थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहां उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्तेदारों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा। घाटा यानी कि नुकसान। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। क्या बात थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची और ना ही इसके बारे में कभी कोई पूछताछ की।
ये देखिए, जब लेखक की मां की शादी लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ हुई थी तो केवल 5 ग्राम सोना मिला था, लेकिन जब विदा होकर वह अपने मायके रामनगर आती है तो रिश्तेदारों ने मुंह दिखाई में उन्हें काफी सारे गहने दिए। सभी नाते रिश्तेदारों ने कुछ न कुछ दिया था। कि कहते हैं जब वो बहादुरगंज के मकान में रहने उनके पिताजी के साथ आई काम के सिलसिले में, तब उनके चाचा को कोई घाटा लगा। ये चाचा है लाल बहादुर के चाचा की बात की गई यहाँ पर, कि लाल बहादुर के चाचा जी को बिजनेस में कोई घाटा लगा या किसी तो काम में घाटा लगा था और जिम्मेदारी कर्ज चुकाने की अब लेखक के पिता लाल बहादुर शास्त्री जी पर आ गई थी और उन्होंने इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं की और सीधा हाँ कह दिया। एक दिन हाँ तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट का मतलब होता है थोड़ी सी दुविधा होना महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है, हमने गहने दे दिए। केवल टीका नथुनी बिछिया रख लिए थे, वह हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वह अपनी पीड़ा रोक ना सके। कहने लगे, तुम जब मिर्जापुर जाओगी और लोग गहनों के बारे में पूछेंगे तो क्या कहोगी। ये देखिए, जब लेखक के पिताजी ने कर्जा चुकाने के लिए लेखक की माँ से गहने मांगे, थोड़ी देर के लिए माँ हिचकिचाहट कर गई थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि पति की खुशी में ही हमारी खुशी है, तो उन्होंने ये जो पाँव में पहनते बिछिया ये नहीं दिया, ये जो माथे में मांग टीका पहनते ये नहीं दिया और नाक में पहनने वाली ये नथुनी नहीं दी, क्योंकि ये सुहाग की निशानी मानी जाती है। बाकी सभी गहने उन्होंने अपने पति को दे दिए। अब उसके बाद माना जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री के मन में एक पीड़ा होने लगी। अब वो पत्नी से आकर पूछते हैं कि भाई जब तुम मिर्जापुर जाओगी और लोग पूछेंगे तो तुम क्या कहोगी। तो हो सकता है मिर्जापुर लेखक की माँ का मायका हो, तो वहां जाने पर अगर लोगों ने पूछा गहने कहाँ है तो वो क्या कहेंगी। हम मुस्कुराई और कहा, उसके लिए आप चिंता ना करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनना छोड़ दिए हैं, हम पर कोई शंका नहीं करेगा। तो लेखक की माँ ने कहा कि जब मैं जाऊंगी मिर्जापुर और किसी ने पूछा तो मैं कह दूंगी कि गांधी जी ने कहा था कि भाई गहने पहनना छोड़ दीजिए, लोगों की मदद कीजिए, तो वो गहने मैंने लोगों की मदद के लिए दान कर दिया है। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे परिवार में हो सकता था, तुम वहां सुखी रहती, लेकिन अब वैसा नहीं है। तुम्हें आराम देना तो दूर, तुम्हारे बदन के सारे गहने भी हमने उतार लिए। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे दुख है कि मैंने तुम्हारे गहने अपने खुद के काम के लिए इस्तेमाल कर लिए। हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए, आप उन गहनों की चिंता ना करें। कहते हैं एक सुहागन के लिए उसका पति ही गहना होता है, ना कि ये सोने चांदी के गहने। तो उन्होंने कहा कि मेरा गहना आप हो और आप सही सलामत और खुश हो, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे, सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा लगा ही रहता है। इस तरह से उनकी माँ ने बातों को कहकर टाल दिया और लाल बहादुर शास्त्री अपनी पत्नी की इन बातों से काफी खुश हुए। तो इस तरह इस पाठ के द्वारा हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को कैसे अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, अपने ओहदे के प्रति ईमानदार होना चाहिए, कभी भी हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। इस पाठ के द्वारा हमें ये सबक मिलता है। ये इसके प्रश्न उत्तर है। शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं, ईमानदारी, सादगी, सरलता, दूसरों की सहायता करना, ये 4 इसके उत्तर है। पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम, कौन कौन से गहने आए हैं। पहला 5 ग्राम सोना, टीका, नथुनी और बिछिया। इसको आपको जोड़े लगाना है विलोम शब्दों की। तो सुख दुख, बुरा भला, प्रसन्न अप्रसन्न, चौथा है सदुपयोग दुरुपयोग। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।